विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधियां हमने पढ़ ली थी, व्यंजन संधि भी हमारी पूरी हो चुकी है। व्यंजन संधि के हमने सारे नियम कर लिए थे। अब आज जो है वो हमें विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए और उससे मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, यानी प्रथम जो शब्द है उसके अंत में अगर विसर्ग आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर कोई स्वर या व्यंजन हो, वहां विसर्ग संधि होती है। यानी कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। अब कौन कौन से और किस प्रकार से हो सकते हैं वो हमें नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके नियम देखिए। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है कि विसर्ग के आगे चय या छय आए। कि विसर्ग के आगे अगर चय या छय आए तो विसर्ग की जगह क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अगर टय ठय आए तो क्या बन जाता है, स षटकोण बन जाता है। और तय या थ आए तो क्या बन जाता है, दंत स बन जाता है। इस प्रकार से यह नियम लगेगा। जैसे यहाँ विसर्ग हो, ये विसर्ग हो और इसके आगे चय या छय हो, चय या छय या टय ठय या तय ठय हो तो चय छय का क्या बन जाता है, क्षय बन जाता है। और टय ठय का से षटकोण और तय ठय का दंत से बन जाता है। इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद होता है या संधि होती है। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। यानी चय अगर विसर्ग के बाद चय छ आ जाए तो ये वाला से आएगा, और टय ठ आए तो ये से आएगा, और तय ठ आए तो से सपेरा आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनकी संधियां करेंगे। तो सबसे पहले इसके उदाहरण देखिए। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं विसर्ग संधि के पहले नियम के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण देखिए, नीह प्लस चल। उदाहरण नंबर 1, नी प्लस यानी नी के आगे क्या लगा है, विसर्ग लगा है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, चय आया है। ये विसर्ग और ये चय। तो क्या नियम पढ़ा था हमने कि चय या छय हो तो इसका विसर्ग का क्या बन जाता है, क्षय बन जाता है। स से सलजम, तो ये क्या बन जाएगा, निश्चल। ये शब्द बन जाएगा निश्चल। फिर है धनु है प्लस टंकार। दूसरा है उदाहरण, धनु है प्लस टंकार। धनु है प्लस टंकार। तो इसको देखिए, यहाँ विसर्ग आया है और यहाँ टय या ठय में से आया है, यानी टय आया है। तो क्या नियम पढ़ा था हमने कि विसर्ग के बाद अगर टय या ठय हो तो कौन सा नियम होगा, कौन सा से बन जाता है, षटकोण वाला विसर्ग का से बन जाएगा। इस प्रकार से धनुष टंकार ये शब्द बन जाएगा। फिर तीसरा संधि विच्छेद है, नीह प्लस छल। तीसरा संधि विच्छेद क्या है, नीह प्लस छल। बिल्कुल वही नियम है कि विसर्ग के बाद चय या छय आने पर
विसर्ग का क्या बन जाता है, से बन जाता है निश्चल, इस प्रकार से। फिर एक संधि विच्छेद है नीह प्लस फुर, नीह प्लस फुर। तो यहाँ टे या ठे आया है तो षटकोण वाला से आ जाएगा विसर्ग की जगह और शब्द बन जाएगा निष्ठुर, शब्द बन जाएगा निष्ठुर। नीह प्लस छिद्र, संधि विच्छेद है नीह प्लस छिद्र। तो यहाँ च या छ आया है तो श कौन सा आएगा, संजम वाला, और शब्द बन जाएगा निश्चिद्र, इस प्रकार से निश्चिद्र। फिर है मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप, ये है संधि विच्छेद। यहाँ विसर्ग है और यहाँ तय या थे, तो तय या थे को वहां दंत से का निर्माण हो जाता है तो शब्द बनता है मनस्ताप, शब्द क्या बनता है, मनस्ताप। फिर एक है नीह प्लस तेज, नीह प्लस तेज। तो तय या थे होने पर कौन सा से आएगा, दंते से, और शब्द बन जाएगा निस्तेज। फिर एक संधि विच्छेद है नीह प्लस चय, तो इसको देखो च या छ होने पर कौन सा से आता है, सलजम वाला से, और शब्द बन जाएगा निश्चय, इस प्रकार से। तो ये हो गया विसर्ग संधि का पहला नियम। और अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का दूसरा नियम और उसके उदाहरण। तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 2। इसको देखो, नियम 2 कैसे होगा कि विसर्ग के बाद श आए तो वह ज्यों का त्यों बना रहता है अथवा उसके आगे का वर्ण हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद तीनों से में से कोई भी से आए, से कि विसर्ग के बाद यहाँ आएगा बाद, विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी एक आने पर से आने पर वह ज्यों का त्यों बना रहता है। वह ज्यों का त्यों बना रहता है अथवा उसके आगे का वर्ण हो जाता है, अर्थात उसके आगे का वर्ण हो जाता है, उसके आगे का वर्ण हो जाता है। तो देखो किस प्रकार से होता है ये कि अगर विसर्ग के बाद
श श श, तीनों में से कोई आए, जैसे देखो ये विसर्ग है, प्लस से पहले यहाँ विसर्ग है और इसके बाद श श श, तीनों में से कोई भी आए तो यह ज्यों का त्यों बना रहता है। किस प्रकार से कि वही आता है जो होता है, यहाँ पे कोई भी स जो रहेगा वही उसके बाद आ जाएगा। किस प्रकार से, इसके दो उदाहरण देखिए। ये नियम है अपना विसर्ग संधि का दूसरा नियम। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है निह प्लस संदेह, निह प्लस संदेह। तो यह या तो यूं का क्यों बना रहता है, किस प्रकार से देखो, निसंदेह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। यानी जो से आता है बाद वाले विसर्ग के बाद श आता है तो वह उससे पहले भी से बन जाता है, अर्थात विसर्ग ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। और एक शब्द है दूहर प्लस शासन, दूसरा उदाहरण है दूहर प्लस शासन। तो इसका क्या होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, यानी विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है और ये शब्द इस प्रकार से बन सकता है दुशासन, दुशासन। फिर तीसरा नियम देखिए, नियम नंबर 3। ये छोटे छोटे नियम है विसर्ग संधि के, इनको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तीसरा नियम है विसर्ग के बाद कै खे पै फे आने पर विसर्ग वैसा ही बना रहता है। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कै खे या पै फे आने पर पै फे आने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। विसर्ग ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों बना रहता है। कैसे, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखो, पहले इसका नियम देखो भाई। ये है विसर्ग, यहाँ विसर्ग और इसके बाद कैट है, पैफ है, आई को विसर्ग यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार से ये है इसका नियम। तो अब इसका एक उदाहरण देखिए। विसर्ग संधि के तीसरे नियम के उदाहरण देख सकते हैं हमें। तो देखिए, इसमें पहला उदाहरण है
पहला उदाहरण क्या है इसका कि रज रजह प्लस कण, रजह प्लस कण, तो इसकी संधि क्या होगी रजह कण, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है पयः प्लस पान, इसका होगा पयः पान, पयः पान। तो ये है विसर्ग संधि के तीसरे नियम के उदाहरण। फिर विसर्ग संधि का चौथा नियम है विसर्ग संधि के 3 नियम हम कर चुके हैं और अब चौथा नियम देखिए। नियम नंबर 4, नियम 4। नियम 4 में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तो कै खे पै फै के पूर्व विसर्ग से में बदल जाता है। चौथे नियम में भी कै का नियम देखो, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तो, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो कै खे पै फै, तो कै खे पै फै के पूर्व विसर्ग श में बदल जाता है, के पूर्व विसर्ग स में बदल जाता है, में बदल जाता है। कि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तो कै खे पै फै के पूर्व विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे किस प्रकार से, यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद क्या हो कै खे पै फै ये हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है श में बदल जाता है। इस प्रकार से ये होगा इसका चौथा नियम। और चौथे नियम को भी हम बांट रहे हैं, तो इसमें कै का नियम है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है नीह प्लस कपट। इसमें पहला उदाहरण है नीह प्लस कपट। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ई आया ना, ई या ऊ। नियम में क्या था कि अगर विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है और इससे पहले ई या ऊ हो और बाद में कै खे पै फै हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, इस से में बदल जाता है और शब्द बन जाता है
निष्कपट। ये बन जाता है शब्द निष्कपट। फिर दूसरा देखो, दूह प्लस पाप। एक ये शब्द है, संधि विच्छेद है, तो यहाँ क्या ये है, ऊ की मात्रा ये है, तो यहाँ ऊ स्वर आया है विसर्ग से पहले, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, दुष्पाप। ये बन जाएगा शब्द दुष्पाप। सॉरी, यहाँ नी आएगा और यहाँ निष्पाप। और एक संधि विच्छेद है दुह प्लस कर्ण, इसमें आएगा दु और शब्द बन जाएगा दुष्कर्म। शब्द क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। फिर एक है नीह प्लस फल। एक संधि विच्छेद है नीह प्लस फल, तो इसमें ई है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, से बन जाएगा और शब्द बनेगा निष्फल। और एक संधि विच्छेद है दूह प्लस प्रकृति। दूह प्लस प्रकृति, तो इसकी संधि होगी दुष्प्रकृति। इसकी संधि होगी दुष्प्रकृति। और एक संधि विच्छेद है लास्ट, नीह प्लस पक्ष। नीह प्लस पक्ष, तो ई की मात्रा है, यानी विसर्ग से पहले ई लगा है, तो शब्द बनेगा निष्पक्ष। तो ये हो गए विसर्ग संधि के चौथे नियम के। चौथे नियम में भी कै का जो नियम है उसके उदाहरण और उसका नियम। बाकी के जो नियम है इसमें चौथे नियम में